हेलो दोस्तों। चलिए आज हम सब स्टार्ट करेंगे विलियन चैप्टर, जिसे कहते हैं सॉल्यूशन। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रासरण दाब। प्रासरण दाब कहते किसको है, हम लोग ये पढ़े थे। इसके बाद हम लोग पढ़े थे झिल्ली, पढ़े थे पूर्ण पारगम झिल्ली, पढ़े थे अर्ध पारगम झिल्ली, पढ़े थे और इसके अलावा पढ़े थे प्रासरण की क्रिया कहते किसको है। और इसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रासरण दाब कहते किसको। इसके बाद पढ़े थे हम लोग क्या, उल्टा प्रासरण दाब। इसके अलावा प्रासरण दाब को किस चीज से मेजर करते हैं, किस से हम डिनोट करते हैं, वो हम लोग पढ़े थे। इसके अलावा समुद्री जल से नमक जो अवेलेबल है उसको बाहर कैसे करते हैं, मतलब क्या, समुद्री जल में उपस्थित लवण को हम क्या करते हैं, बाहर करते हैं प्रासरण दाब। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे प्रासरण दाब मापने का विधि। क्या करें स्टार्ट, प्रासरण दाब मापने का विधि। इसमें जितना भी पॉइंट है हम एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए देखिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉइंट, प्रासरण दाब मापने की विधि, या इसी बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं दोस्तों, मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे दोस्त हम मेजर करते हैं, आज वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखिए दोस्तों, प्रासरणी दाब मापने का जो विधि है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये सिलेबस में अवश्य है कि इसका प्रासरणी दाब का फायदा क्या है, लाभ क्या है, ये हमारे सिलेबस में है। इसलिए दोस्तों प्रासरणी दाब मापने का विधि हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसका लाभ क्या है वो पढ़ेंगे। तो देखिए ध्यान रखिए दोस्तों, प्रासरणी दाब मापने का विधि है वर्कले हार्टले विधि। मतलब वर्कले हार्टले विधि के द्वारा हम प्रासरणी दाब को क्या करते हैं, मेजर करते दोस्तों, मापते हैं। तो वैसे मेजरमेंट का बहुत सारा मेथड है, लेकिन उस मेथड में एक है वर्कले हार्टले विधि। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे दोस्तों, वर्कले एवं हार्टले विधि से लाभ क्या होता है दोस्तों, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला देखिए लाभ ये है, यदि आप प्रासरण दाब मेजर करते हैं, यदि आप प्रासरण दाब मापने का कोशिश करते हैं, तो आप उपयोग कीजिए वर्कले हार्टले विधि का उपयोग कीजिए। आखिर हार्टले वर्कले विधि क्यों उपयोग करते हैं, क्योंकि साम्य अवस्था में अतिशीघ्र स्थापित हो जाती है। अर्थात क्या, साम्य अवस्था मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम। क्योंकि प्रासरण कहते कि इसको हम याद कीजिए, बताया था आपको कि तनु का जो विलायक है सांद्र की ओर जाना अग्रसर होगा, और सांद्र की हम एक प्रेशर लगाते हैं जिससे तनु का विलायक
सांद्र की ओर आना रुक जाए, और एक समय ऐसा आ जाता है दोस्तों, दोनों क्या होता है, इक्विलिब्रियम अवस्था में आता है। वही बोला, वर्गले हार्टले विधि का उपयोग के माध्यम से यदि आप प्रेशर और दाब मेजर करते हैं, मापते हैं, उसके लिए समय क्या है, बहुत ही कम लगेगा। क्यों कम लगेगा? क्योंकि साम्य अवस्था अति शीघ्र रूप से स्थापित हो जाती है दोस्तों। दूसरा देखिए फायदा क्या है, झिल्ली के दोनों तरफ अर्थात अर्ध पारगम झिल्ली के दोनों तरफ समान दाब पड़ने के कारण उसके फटने का भय नहीं रहता है। कहने में ये दोस्तों, क्या झिल्ली क्या है, फट सकता है, झिल्ली क्या है, टूट सकता है दोस्तों, लेकिन हार्टले या वर्कले हार्टले विधि के द्वारा जो टूटने का संभावना है दोस्तों, वो कम हो जाता है। सवाल है कम क्यों हो जाता है, या फटने की संभावना कम हो जाता है? सवाल दोस्त ये है, कम होता क्यों है? क्योंकि जब हम इस मेथड का उपयोग करते हैं, वर्कले हार्टले मेथड का उपयोग करते हैं, तो आप देखिएगा सांद्रण की और तनु की ओर दोनों ओर का प्रेशर लगभग बराबर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों क्या है, विलयन के सांद्रण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात जब हम इस मेथड का उपयोग करते हैं, वर्गले हार्टले मेथड उपयोग, तो हम देखते हैं किसी भी प्रकार के सांद्रण तनु की ओर या सांद्रण की ओर, दोनों ओर किसी भी प्रकार का सांद्रण में अंतर नहीं होता है। चौथा देखिए कारण दोस्तों, इससे काफी ऊंचा दाब मापा जा सकता है। मतलब क्या, वर्गले हार्टले विधि के द्वारा आप क्या अधिक से अधिक दाब को मेजर दोस्तों कर सकते हैं। यही था वर्गले हार्टले विधि का लाभ। तो दोस्तों ये पॉइंट कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वर्गले हार्टले विधि से लाभ क्या होता है। ओवरऑल इस विधि से 4 लाभ दोस्त है, 4 लाभ। कौन कौन 4 लाभ है हम लोग देख चुके हैं अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, प्रासरणी दाब के नियम, या इसी को बोलते हैं दोस्तों लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। दोस्तों मैंने बोला था आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाए से करते क्या, निरूपित करते हैं। अर्थात पाए के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों प्रासरणी दाब को। तो इसमें से पहला पॉइंट है, 1887 में वान हॉफ ने बताया कि किसी पदार्थ की गैसीय अवस्था और उसके तनु विलयन में काफी समानता होती। ये बात बताया था 1887 ईस्वी में, और बताया कौन था? वान हॉफ ने बताया था। सवाल है, वान हॉफ ने बताया क्या था? किसी पदार्थ की गैसीय अवस्था, मतलब कोई पदार्थ है जो गैसीय अवस्था में है, और कोई पदार्थ, वही पदार्थ क्या है, तनु विलयन में है। तो दोनों में काफी समानता है। ये दोनों में कहिएगा बहुत ज्यादा असमानता है, ऐसा नहीं है, समानता, काफी समानता है। किसमें? किसी भी पदार्थ की गैसीय अवस्था और उसके तनु विलयन में क्या है, काफी समानता है दोस्तों। कहानी मिस क्या? कहने का दोस्त ये है, यदि आप कोई गैस लिए हैं,
कोई पदार्थ लिए उसका गैसीय अवस्था और उसी पदार्थ का तनु अवस्था में क्या होती है, बहुत समानता होती है। नेक्स्ट में देखिए क्या है, किन्होंने वांट हॉफ ने तनु विलयनों से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मतलब वांट हॉफ ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वो सिद्धांत किस पे आधारित था? तनु विलयन के ऊपर आधारित था। मतलब क्या? मतलब तनु विलयन के ऊपर एक सिद्धांत दिया वॉन हॉफ ने। जो सिद्धांत तनु विलयन के ऊपर दिया दोस्तों, उसी सिद्धांत को कहते तनु विलयनों का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? तनु विलयनों का सिद्धांत। इसी को बोलते हैं दोस्त थ्योरी ऑफ डाइल्यूशन सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं दोस्तों। अब सवाल यह है दोस्तों, जो सिद्धांत दिया था वॉन हॉफ ने, उस सिद्धांत कहता क्या है? वो सिद्धांत ये कहता है तनु विलयन का प्रासरणी दाब। क्या कहता है? तनु विलयन का प्रासरणी दाब उस दाब के बराबर होता है जो दाब विलय उस अवस्था में डालता जबकि उसी अवस्था पर गैसेस रूप में होता तथा उसका आयतन विलयन के बराबर होता है। अर्थात क्या कि तनु विलयन का जो प्रासरण दाब होगा दोस्तों वो अच्छे समझिए आप कि मान लीजिए कोई पदार्थ है जिसे प्रेशर कुकर में डाल दिए और नीचे से हीट करना शुरू कर दिए। श्योर है गैसियस पदार्थ है, निश्चित तौर पे क्या होगा? वेपर बनेगा। वेपर बनेगा, दाब जनरेट होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों? उसी पदार्थ का तनु विलयन ले लेंगे और प्रेशर कुकर में देकर हम दाब जनरेट करेंगे। तो आप देखिएगा दोनों का दाब क्या होती है? लगभग बराबर होती है। और यही सिद्धांत तो बोलता है वॉन हॉफ बोलता है। वॉन हॉफ यही बात बोलता है जनरली दोस्तों। देखिए वही लिखा हुआ इस सिद्धांत के अनुसार, अर्थात वॉन हॉफ के अनुसार तनु विलयन का प्रासरण दाब, तो जो तनु है लेकिन विलयन है, उसका प्रासरण दाब उस दाब के बराबर होता है जो दाब विलय उस अवस्था में डालता जबकि वह उसी ताप पर गैसियस रूप में होता तथा उसका आयतन विलयन के आयतन के दोस्तों बराबर होता है। दोस्तों क्या होता है? बराबर होता है। और ये पहला नियम क्या बोलता है? वॉन हॉफ का पहला नियम क्या बोलता दोस्तों? वॉन हॉफ ने मुख्यतः दो नियम दिया था। मुख्यतः दो नियम दिया था, जिसमें पहला देखिए नियम क्या बोल रहा है? स्थिर ताप पर क्या बोल रहा है? ताप क्या? स्थिर। ताप स्थिर मींस क्या? टेम्परेचर क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। बोल रहा है स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का प्रासरण दाब उसके विलयन के संदरण का समानुपाती होता है। अर्थात क्या? तो बोल रहा है तनु विलयन लीजिए। क्या बोल रहा दोस्तों? तनु विलयन लीजिए और उस विलयन का प्रासरण दाब लीजिए। वो समानुपाती होता है विलयन के सांद्रण का, विलयन के कंसंट्रेशन का, विलयन के मोलारिटी का। क्या बोलता है दोस्तों? स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का। ध्यान रखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि वॉन हॉफ का नियम क्या है। एक दोस्तों ये नियम पूछ चुका है। क्या नियम है? स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का प्रासरणी दाब विलयन के सांद्रण का क्या होती है? समानुपाती होती है। देखिए वही चीज यहां देखिए लिख दिया गया, देख लीजिए।
यहीं पे सी क्या दोस्तों, मोलरता, क्या है, मोलरता, इसी को बोलते हैं सांद्रण। क्या बोलते दोस्तों, सांद्रण बोलते हैं। लिखित पाठ क्या है दोस्तों, इसी को लिख सकते हैं क्या, हम जानते हैं भी क्या आयतन है, भी क्या आयतन है, और आप ये जानते हैं दोस्तों अच्छे से, सी बराबर होता है मोल बटा वॉल्यूम। सी बराबर क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। यदि मोल आपका क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो सी बराबर बोलेंगे 1 बटा क्या बोलेंगे, भी बोलेंगे दोस्तों। यदि मोल क्या हो जाए, 1 हो जाए, सी बराबर क्या बोलेंगे, 1 बटा भी बोलेंगे, तो पाई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 बटे भी। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, क्या देखिए, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल अब बटा कितना, वॉल्यूम। ये क्या है, विलय का मोल है, ये दोस्तों क्या है, विलियन का मोल है। तो यदि मान लीजिए दोस्तों n जो है विलय का मात्रा दे दिया गया है कितना, 1, तो पाई डायरेक्टली 1 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, भी हो जाएगा। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बटा भी हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। ध्यान रखें दोस्तों, मैं इसे मिटा दे रहा हूं, लेकिन आप इसको लिख लिया कीजिएगा प्लीज। देखिए पाई बराबर क्या लिखेंगे, यदि अब इसको आप हटाते हैं, जब आप क्या करते हैं, पाई क्या था देखिए, पाई समानुपाती n बटा भी, पाई समानुपाती 1 बटा भी। जब आप समानुपाती को हटाते हैं तो ये आता r। क्या आता है, जब आप समानुपाती को हटाते हैं ये होता है कि दोस्तों क्या, r हो जाता है। कोई लिखा हुआ देख लीजिए। तो देखिए पाई बराबर क्या होगा, r बटा दोस्तों भी हो जाएगा। इसी को जब हम करेंगे, जब r बराबर देखिए तो क्या हो जाता है ये दोस्तों, r बराबर हो जाएगा देखिए क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो r बटा भी अब बराबर पाई है, तो r बराबर क्या, पाई इंटू भी, कुछ ऐसा हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब क्या देखो, देखिए साफो साफ मतलब इसका है, स्थिर ताप पे तनु विलयन का प्राशन दाब और उसके आयतन का गुणनफल स्थिरांक होता है। क्या होता है, स्थिर ताप पे तनु विलयन का प्रासरण दाब, प्रासरण दाब किसको बोलते हैं दोस्तों, पाई बोलते प्रासरण दाब, और उसके आयतन का, ये दोस्तों क्या आयतन है देख लीजिए, देखिए प्रासरण दाब और ये आयतन, तो आर क्या है, आर एक स्थिरांक, आर क्या है, आर एक स्थिरांक है। अर्थात किसी ताप पर तनु विलयन का प्रासरण दाब और उसके आयतन का गुणनफल क्या होता है दोस्तों, स्थिरांक होता है। यह नियम बॉयल्स के गैसियस नियम के समानता रखता है। अब सवाल दोस्तों ये है, दूसरा नियम क्या बोलता है, सवाल तो ये है कि वॉन्ट ऑफ का दूसरा नियम क्या है, सांद्रण स्थिर, पहले क्या था, स्थिर ताप था दोस्तों, अब क्या है, स्थिर सांद्रण है। पहले क्या था, स्थिर ताप था, अब क्या देखिए स्थिर सांद्रण है। वही बोल रहा है, सांद्रण स्थिर रहने पर विलयन का जो प्रासरण दाब होगा परम ताप का समानुपाती होगा। अर्थात प्रासरण दाब जो है, ये प्रासरण दाब जो है दोस्तों, इस समानुपाती किसका, टेम्परेचर का। वही बोला है, सांद्रण स्थिर रहने पर विलयन का प्रासरणी दाब परम ताप का समानुपाती होता है। तो जब इसी को हटाएंगे तो समानुपाती को हटाते क्या आता है दोस्तों, आर डैश हो जाता है। देखिए तो आप पाई बटा टी बराबर क्या दोस्तों हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा, आराम से लिख सकते हैं हम लोग। यह नियम जो है चार्ल्स के गैसीय नियम से समानता रखता है। अर्थात क्या, जो वान हॉफ का नियम पहला था
वो बॉयल्स के गैसियस नियम के अनुरूप था, और चार्ल्स ये वॉन टॉप का जो दूसरा नियम था वो चार्ल्स नियम के गैसियस नियम का समारूप था। आज देखिए यहाँ मुख्यतः दो ही रूल था, दो ही नियम है, लेकिन यहाँ देखिए तीसरा देखिए नियम आ जाता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जान लीजिए, मैंने बोला था मुख्यतः दो है, लेकिन दे दिया गया है तो पढ़ लीजिए थोड़ा। देखिए तीसरा देखिए नियम क्या बोलता है, विभिन्न पदार्थ की सम आणविक मात्राएं जब विलयन में समान आयतन में घोली जाती है तो ताप की समान स्थिति पर उन विलयनों के परासरण दाब समान होता है। क्या बोले आपको हम, विभिन्न पदार्थ की सम आणविक मात्राएं जब विलय के समान आयतन में घोला जाता है, मतलब क्या विलय जो है एक से अधिक है लेकिन सम आणविक मात्रा है, जब उनको अलग अलग आयतन के विलायक में डालते हैं तो ताप के समान स्थिति पर उन विलयनों के प्रासरणी दाब क्या होता है, समान होता है। तो समान प्रासरणी दाब और ताप पर विलयनों के समान आयतन में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। और ये नियम जो है तीसरा नियम, ये अवागाड्रो नियम से समानता रखता है। तो दोस्तों आते हैं हम लोग पहले और दूसरे नियम को संयुक्त करते हैं, एक रूप में लिखते हैं, एक रूप में लिखते हैं हम लोग दोस्तों। क्या देखिए होता है, तो पहला देखिए नियम क्या था, देखिए दोस्तों पाई समानुपाती 1/v, दूसरा क्या था पाई समानुपाती t। पहला क्या था पाई समानुपाती 1/v, दूसरा दोस्तों क्या था पाई समानुपाती 1/t। देखिए यहां दिया हुआ, एक पहले दिया हुआ था। अब ये दोनों को संयुक्त लिखते हैं, इक्वेशन 1 और 2 मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई समानुपाती क्या हो जाए दोस्तों t था t, तो क्या होगा t/v हो जाए। यही देखते दोस्तों क्या दिख रहा है क्लियर। इसी को हम आगे लिखेंगे n पाई v, तो पाई v जब इसको हल कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, पाई भी समानुपाती क्या होगा t, जब इस समानुपाती हटाइएगा पाई भी बराबर के टी हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिए यह के क्या है, के एक स्थिरांक है, इस स्थिरांक को विलयन स्थिरांक कहते हैं। ये क्या है, ये एक स्थिरांक है और इसी स्थिरांक क्या बोल दोस्तों विलयन स्थिरांक कहते हैं। और के का मान गैसेस स्थिरांक आर के बराबर, मतलब आर और के बराबर अलग अलग है, अलग अलग नहीं है। जो आर का मान है वही के का मान है हर गैस के लिए, दोनों क्या लगभग बराबर है। यदि विलय के ग्राम अणु भी आयतन में हो तो समीकरण क्या हो जाएगा, पाई क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई भी एन आर टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन आर टी हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम सब पढ़े, क्या पढ़े, परासरण दाब को जब मेजर करते हैं कई सारे मेथड है, लेकिन उसमें क्या था हार्टले वर्क, क्या था वर्कले हार्टले मेथड था। और यदि वर्कले हार्टले मेथड का उपयोग करते हैं तो उसका लाभ क्या दोस्तों हम लोग ये पढ़ते हैं। तीसरा पढ़े हम लोग क्या, वॉन टॉप नियम, जिसका दो नियम था, सॉरी मुख्यतः दो नियम था लेकिन दिया हुआ 3 नियम, और तीनों नियम को बारी बारी के पढ़े। हर नियम अलग अलग नियम को पालन करता है दोस्तों। जो पहला नियम था चार्ल्स के गैसियस नियम को पालन कर रहा था, जो दूसरा नियम था बॉयल्स के गैसियस नियम को पालन कर रहा था, जो तीसरा नियम था और एवोगाड्रो नियम को पालन कर रहा था। इसके अलावा पढ़े हम लोग परासरण दाब का एक न्यूमेरिकल पार्ट, जिसमें दोनों जो पहला नियम था वॉन टॉप का और दूसरा, दोनों को संयुक्त कर दिए तब समीकरण निकालने का प्रयास किया। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि आपको पता चलते रहे कि मेरा क्लास कब होगा कब नहीं होगा। और आपसे मैं ये दोस्तों कहना चाहता हूं, आप प्रिपरेशन साथी से जुड़िए और अपने दोस्त लोग को भी जोड़िए। आप थोड़ा भी कंफ्यूज मत रहिए कि बीच में हम सिलेबस को छोड़ के भाग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हम लोग जितना भी मेंबर है सबका एक ही टारगेट है, बच्चे को अच्छे से अच्छे नॉलेज दिया जाए, वो भी कम खर्च में। इसलिए दोस्तों आप कंफ्यूज ना करें, आप प्रिपरेशन साथी से जोड़िए और दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।